हेलो दोस्तों, मूवी प्लस शॉर्ट में आपका स्वागत है। आज हम प्रिटी क्रेजी मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर ना करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत में हम गांग गिल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक मशीन से कई पुरस्कार जीतता है और उन्हें एक बैग में भरकर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। हमें पता चलता है कि उसे खिलौने और चीजें इकट्ठा करने का शौक है। उसने अपना कमरा सामान से भर दिया है। उसका जीवन बिल्कुल भी रोमांचक नहीं है। वो अकेला रहता है। अगली सुबह उसकी माँ उसे फोन करती है और कमरा साफ करने और अपने गंदे कपड़े धोने के लिए कहती है। उसकी माँ अभी भी गांगगिल के साथ बच्चे जैसा व्यवहार करती है। सफाई के दौरान उसका गर्दन वाला तकिया सड़क पर गिर जाता है। गांगगिल किसी की आवाज सुनकर उसे उठाने जाता है। सामने वाले पार्क में सीओजी नाम की एक लड़की बैठी बियर पी रही है। गांगगिल ने पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वो कहता है, वो मेरे लिए स्वर्ग से आई एक परी जैसी दिख रही है। फिर वो सफाई करता है और एक दोस्त के साथ रात के खाने पर जाता है। वो नशे की हालत में घर लौटता है और 13वीं मंजिल के लिफ्ट का बटन दबा देता है। ठीक उसी समय सीओजी उसके पास दौड़ती हुई आती है, अपने बाल खोलती है और जोर से चिल्लाती है। वो गांगगिल को बहुत जोर से मारना शुरू कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वो घर पर सोकर उठता है और सोचता है कि क्या ये सच है। ये एक सपना था, उसने कहा। क्या उसने सच में मुझे लिफ्ट में मारा था? मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, उसने कहा। उसे बहुत भूख लगी है। पास ही एक नई बेकरी खुली है जिससे स्वादिष्ट बन्स की खुशबू आ रही है। वो सुबह सुबह कुछ बन खरीदने जाता है। बेकरी आरा नाम की एक बहुत हंसमुख लड़की द्वारा चलाई जाती है। वो उससे पूछती है कि वो कहाँ रहता है। वो उसे बताता है कि वो यहीं रहता है। वो कहती है, हम यहीं शिफ्ट हुए हैं, रुको मैं तुम्हें अपनी बहन से मिलवाती हूँ। आरा फिर अपनी बहन को बुलाती है जो इत्तेफाक से सीओजी है। उसे देखकर गांगगिल का दिल फिर से धड़कने लगता है और वो अपनी आंखों के सामने देख नहीं पाता। शर्मिंदा होकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि पिछली रात लिफ्ट में उसने उसे बहुत पीटा था। वो डरकर भाग जाता है। सीओजी उसका पीछा कर रही है और गांगगिल दौड़ रहा है, इस डर से कि अगर उसने उसे पकड़ लिया तो वो उसे फिर से जोर से मारेगी। सीओजी उसे स्वागत उपहार के रूप में एक छोटा तौलिया देती है। सीओजी दिखने में बहुत ही हंसमुख लड़की है, तो वो पिछली रात लिफ्ट में उसे इतनी हिंसक होकर कैसे मार सकती थी? उसने सारा दिन यही सोचते हुए बिताया। उस रात बालकनी से कपड़े उतारते समय गांगगिल देखता है कि सीओजी फिर से टहल रही है। गांगगिल उसका पीछा करने का फैसला करता है और देखता है कि एक आदमी उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। गांगगिल के पास हीरो बनने का मौका था और वो आदमी को मारने जाता है, लेकिन वो आदमी सीओजी का चाचा ही है और अब पासा पलट जाता है। चाचा पूछते हैं, तुम मेरी सीओजी को कैसे जानते हो? क्या तुम एक स्टॉकर हो गांगगिल? उसने कहा, मैं दूध लेने निकला था, इसलिए आप दोनों से मिल गया। चाचा उसे डराना शुरू करते हैं, पूछते हैं कि क्या उसने उसे रात में कभी अकेला देखा है। गांगगिल डरते हुए जवाब देता है, मैंने उसे लिफ्ट में देखा था। इसी बीच सीओजी पीछे से आती है और उस पर हमला करती है, गला घोंटती है और मारने की कोशिश करती है। चाचा गांगगिल की जान बचाते हैं, उसे भाग जाने के लिए और उसे फिर कभी न दिखने के लिए कहते हैं। गांगगिल डर के मारे भाग जाता है। चाचा फिर आरा से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि शाम के बाद सीओजी को घर से बाहर न निकलने दें और उस पर नजर रखें। अगली सुबह लिफ्ट में सीओजी से गांगगिल की फिर मुलाकात होती है और वो प्यार से मुस्कुराते हुए पूछती है, कैसे हो? गांगगिल डर से कांप रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि वो दिन में इतनी मीठी और रात में इतनी खतरनाक कैसे हो सकती है। रात में चाचा सीओजी को मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे रात में बाहर न जाने की सलाह देते हैं। वो उसे रोटी खरीदने ले जाते हैं, प्यार से ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। लेकिन सीओजी ठीक बच्चे जैसा व्यवहार करती है। वो नखरे करने लगती है और कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, दुकान बहुत दूर है, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अचानक उसकी आंखें घूमने लगती हैं और उसके अंदर एक शरारत जाग उठती है। चाचा उसे उठाकर गोद में लेना शुरू करते हैं, लेकिन उसकी बूढ़ी हड्डियों पर सीओजी के दबाव से उनकी हड्डी टूट जाती है। गांगगिल ठीक समय पर पहुंचकर उन दोनों को बचाता है। वो एक एम्बुलेंस बुलाता है, चाचा को अस्पताल ले जाता है और सीओजी को घर छोड़ देता है। अगले दिन गांगगिल एक उपहार लेकर चाचा से मिलने आता है। वो कहता है, ये मेरा बायोडेटा है, मुझे उम्मीद है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। गांगगिल एक अच्छे परिवार से है। उसके पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, लेकिन उसके माता पिता दोनों विदेश में रहते हैं। गांगगिल यहाँ अकेला रहता है।
उसने कोरिया में लगभग सभी कौशल सीखे हैं, जिनमें लड़ना, नाव चलाना और टेनिस शामिल हैं। लेकिन फिर भी वो बेरोजगार है और काम नहीं मिल रहा है। चाचा उससे पूछते हैं कि वो कल रात उनका पीछा क्यों कर रहा था। गांगिल कहता है, मैं जानना चाहता हूं कि सीओजी अचानक कैसे बदल जाती है। चाचा तब समझाते हैं कि वो विपरीत है, यानी ऑपोजिट है। जब घड़ी में रात के 2 बजते हैं तो वो 3 घंटे के लिए एक राक्षस बन जाती है, यानी कोई आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये एक पारिवारिक अभिशाप है जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन सीओजी ये नहीं जानती और वो खुद को सामान्य मानती है। मैं उसका अभिभावक हूँ जो उसकी देखभाल करता हूँ, लेकिन अब मैं अस्पताल में हूँ। अगर मैं भर्ती हो गया तो बाहर उसकी देखभाल कौन करेगा? तुम ये काम करो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। गांगिल कहता है, कभी नहीं, वो मुझे मारती है। मुझे उसे मानसिक अस्पताल भेज देना चाहिए। चाचा अनुरोध करते हैं और वो मान जाता है। वो बेरोजगार है, इसलिए उसे अपने खर्चों के लिए काम की जरूरत है। अगले दिन उसे उनकी बेकरी में नौकरी मिल जाती है। वो चाचा की जगह सीओजी की देखभाल करेगा। आरा उसे सभी बुनियादी बातें सिखाती है और सीओजी प्यारी होने का ढोंग करती है और अपना काम करती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि रात में वो एक राक्षस में बदल जाती है। गांगिल रस्सियों को अच्छी तरह समझता है। जब वो रात का खाना खाने वाला होता है तो राक्षस सीओजी वापस आ जाती है, उसे गंदी भाषा में गाली देती है और डराती है। गांगिल दौड़ने लगता है। फिर वो उसे रोकती है और कहती है, सुनो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? गांगिल डर जाता है। वो कहता है, चाचा ने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके पास मत जाना। वो कहता है, कभी कभी वो बहुत रोमांटिक होती है। वो भाग जाता है, लेकिन सीओजी उसे एक दुकान पर ले जाती है और उसका पसंदीदा केक खरीदती है, जिसके केवल 2 टुकड़े बचे थे। एक लड़की दूसरा केक मांग रही थी, लेकिन सीओजी ने उसे भी खरीदकर लड़की के सामने जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि वो एक राक्षस है और सबको परेशान करना चाहती है। गांगिल हिम्मत जुटाकर पूछता है कि तुम कौन हो और तुम सीओजी के शरीर में क्यों आई हो? राक्षस सीओजी कहती है कि उसके पूर्वजों ने मुझे हल्के में लिया था और अब मैं उसके शरीर पर राज करती हूँ और उसे मारने लगती है। अपने हाथ में एक कीड़ा लेकर वो कहती है, देखो, मैं इसे खाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी अगर तुमने ज्यादा बात की। गांगिल उसे बहुत रोकता है और किसी तरह उसे घर वापस लाता है। अगले दिन काम पर गांगिल बहुत डर और सम्मान के साथ सीओजी से बात कर रहा है। सीओजी उससे कहती है, अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें मुझसे सामान्य रूप से बात करनी चाहिए। और जल्दी से क्लास लेने चली जाती है, क्योंकि वो बेकरी कोर्स कर रही है। आज फिर गांगिल की ड्यूटी रात 2 बजे शुरू होती है। वो सीओजी के घर के बाहर खड़ा रहता है और वो आती है। आज राक्षस को झूला झूलना है, इसलिए गांगिल उसे पार्क में लाता है और झूला झुलाते समय वो गलती से उसे झूले से गिरा देता है और वो गिर जाती है। वो उठती है और गांगिल के पीछे दौड़ती है और उसे बहुत मारती है। फिर वो उसे उसी दुकान पर ले जाती है, फिर से एक केक खरीदती है और उसी लड़की के साथ वैसा ही व्यवहार करती है। बेचारी लड़की बहुत गुस्से में है। वो स्कूल की छात्रा है, इसलिए वो सीओजी को जानती है, क्योंकि वे पास में ही रहते हैं। अगले दिन बदला लेने के लिए वो बेकरी आती है, उसके सभी सैंपल के टुकड़े खराब कर देती है और मुफ्त में खाकर भाग जाती है। सीओजी समझ नहीं पाती कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन गांगिल सब जानता है। अब दिन के दौरान वे दोनों करीब आने लगे हैं। वे बहुत प्यार से रहते हैं, जैसे वे देवदूत हों, और रात में वो एक राक्षस बन जाती है। और जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं वो बेहोश हो जाती है, जैसे किसी ने कंप्यूटर बंद कर दिया हो। ये गांगिल के लिए बहुत कठिन होता जा रहा था। वो हर रात 3 घंटे तक उसके पीछे दौड़ता था और जहां भी वो बेहोश होती थी उसे 5 बजे उसे उठाकर घर लाना पड़ता था। और वो दिन में ये काम करता था। उसके शरीर में बहुत दर्द था। आज रात राक्षस एक उपहार लेने आया है और कह रहा है कि शर्त लगाओ, अगर मैं 3 बार कोशिश करके इसकी कीमत बता दूं तो तुम सीओजी का शरीर छोड़कर चले जाओगे। राक्षस जाने लगा, लेकिन गांगिल ने उसे रोक दिया। राक्षस ने कहा, देखो, मैं तुमसे सहमत हूं, लेकिन अगर तुम ये नहीं बता पाए तो मैं 2 गुना समय लूंगा। फिर मैं सीओजी के शरीर में 3 घंटे के बजाय 6 घंटे रहूंगा। खेल शुरू होता है। गांगिल तीसरी कोशिश में जीत जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये उसका दैनिक काम है। वो निश्चित रूप से कीमत का पता लगा लेगा। गांगिल कहता है, अब राक्षस के शरीर से बाहर निकलो। राक्षस सीओजी कहती है, मेरा नाम 3 बार लो और कहो कि तुम चले जाओ तो मैं जा सकती हूँ। गांगिल ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राक्षस ने कहा, यही तो मजे की बात है, तुम मेरा नाम नहीं जानते। अगले दिन सीओजी और गांगिल
पास की एक दुकान में केक डिलीवरी करने गए तो वे एक आदमी से टकरा गए, जिससे वो गिर गया। आदमी ने सीओजी को देखा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गांगिल ने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया, जैसे वो सीओजी को पहचान गया हो। फिर वे दोनों कॉफी पीने जाते हैं। सीओजी को नींद आ रही है। गांगिल पूछता है, क्या तुम रात में अच्छी नींद सोती हो? सीओजी जवाब देती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे सपने आते हैं जहाँ हर रात एक कुत्ता मेरी रक्षा के लिए मेरे पीछे पीछे आता है। वो शायद गांगिल की बात कर रही है, क्योंकि गांगिल वो कुत्ता है जो हर रात उसकी रक्षा के लिए उसका पीछा करता है। ये सुनकर उसका चेहरा उतर जाता है। शाम को वे देखते हैं कि एक आदमी पुल से कूदने वाला है। पुलिस उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी सीओजी दौड़कर आती है और सबका ध्यान खींचती है और चिल्लाकर नदी में कूद जाती है। गांगिल भी पीछे से तैरने की कोशिश करता है। बचाव दल को ये भी समझ नहीं आता कि वो बच गया है, लेकिन सीओजी मर गई है। सब इसी तरह बात करते हैं, लेकिन फिर खबर आती है कि सीओजी एक जलपरी बन गई है और वो पानी के भीतर इतनी तेजी से तैर रही है जैसे वो एक ओलंपिक खिलाड़ी हो। और ये देखकर वे अपना होश खो देते हैं और जिसकी मृत्यु होने वाली थी वो भी चिढ़कर वहां से चला जाता है। अगले दिन चाचा ये वीडियो देखकर गांगिल को पीटते हैं कि तुमने उसे इतने जोखिम में कैसे छोड़ दिया, वो पानी में कैसे गई। अगर सीओजी नहीं जाती तो वो मर जाता। आरा उसे बताती है कि सीओजी बेकिंग सीखना चाहती है और इस विषय में एक कोर्स कर रही है और इसे पूरा करने के लिए फ्रांस जाएगी, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी है कि हम उसे भेज नहीं पा रहे हैं। आज शाम गांगिल सीओजी को एक रोमांटिक फिल्म दिखाने के लिए थिएटर ले आया और सीओजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों घबरा गए, एक दूसरे की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे सब कुछ आगे बढ़ेगा। गांगिल ने सोचा कि आज वो मेरी होगी, लेकिन तभी रात के 2 बज गए और राक्षस जाग उठा, जोर जोर से हंसने लगा और कहा, चलो घूमने चलते हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? गांगिल बार बार उससे अनुरोध करता रहता है कि वो सीओजी का शरीर छोड़ दे, कृपया। राक्षस ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे खुश करो, फिर मैं चली जाऊंगी। वो जाकर एक बड़े समुद्र तट बीच के पोस्टर के सामने खड़ी हो गई। गांगिल समझ गया कि वो क्या चाहती है, इसलिए अगले दिन वो सीओजी को समुद्र के किनारे ले आता है। उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें लीं और बहुत सारी बातें की। सीओजी कहती है कि कल हम फिल्म देखने गए थे। गांगिल अवाक रह गया, अब मैं उसे क्या कहूं? आज रात फिर गांगिल राक्षस से विनती कर रहा है। राक्षस ने कहा, तुम्हारी समस्या क्या है? तुम दूसरों जैसे हो, तुम भी मुझे छोड़ देना चाहते हो, तुम सब एक जैसे हो। और वो दौड़ने लगती है। गांगिल भी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वो उठकर दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है, देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और इसके बाद गांगिल हर दिन उसे खुश करने की कोशिश करता है। वो राक्षस को हर रात टहलने ले जाता है, कभी पार्क में, कभी ड्राइव पर, कभी खूबसूरत बगीचे में। राक्षस बहुत खुश है, वो बहुत आनंद ले रही है, इसलिए वो अपने समय से 30 मिनट कम कर देती है, जिसका मतलब है कि अब वो उसके शरीर में 3 घंटे के बजाय केवल 2 घंटे 30 मिनट रहेगी। जब चाचा को ये बात पता चलती है तो वे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वे सालों में 1 सेकंड भी कम नहीं कर पाए थे। आरा कहती है कि मेरा एक विचार है एक बार घूमने जाने का, और उस रात वे सभी एक क्लब में जाते हैं। भीड़ में नाचते हुए दुकान का वो अजनबी फिर से सीओजी को परेशान करने लगता है। गांगिल आकर उसे रोकता है। अगले दिन वो आदमी बेकरी में आता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं भूत भगा सकता हूँ, और हंसता है। गांगिल सीओजी को लेकर काफ़ी चिंतित हो रहा है, इसलिए वो सीओजी से क्लास के बाद बाहर न जाने के लिए कहता है। मैं तुम्हें लेने आऊँगा, वो कहता है। वो जाकर अपने चाचा को सब कुछ बताता है। चाचा कहते हैं, आजकल बहुत से धोखेबाज हैं, इसलिए ये आदमी निश्चित रूप से उनमें से एक है, इसलिए तुम्हें दूर रहना चाहिए। सीओजी बस स्टॉप पर थी जब एक लड़की उसके जूते बांधने उसके पास आई। जब सीओजी ने उसकी मदद की तो लड़की ने उसे कैंडी दी। सीओजी जब बस में बैठकर कैंडी खा रही थी तो वो बेहोश हो गई। वे सीओजी को फ़ोन करने लगे, लेकिन जब उन्हें समझ नहीं आया तो उन्होंने लोकेशन ट्रैकर का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने पहले ही चालू कर दिया था। चूंकि वो रात में भाग जाती थी, इसलिए अजनबी आदमी ने उसे बांध कर रखा था और कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक उसी समय गांगिल वहां पहुंचता है, लेकिन अजनबी आदमी उसे मारता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, शांत रहो। गांगिल उसके साथ झगड़ा शुरू करता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है, और फिर जल्दी से सीओजी को पकड़कर भाग जाता है। राक्षस इससे खुश होता है और फिर वो अपनी सच्चाई बताती है। जब वो छोटी थी तब पूरे कोरिया में प्लेग रोग फैल गया था। जैसा कि आप जानते हैं, उस समय उसका पूरा परिवार मर गया था। अब वो अकेली थी तो गांव के ओझा ने क्या किया? उसने गांव को अभिशप्त घोषित कर दिया। उसे बचाने के लिए उन लोगों ने गांव की बलि देने के बारे में सोचा। उन्होंने इस छोटी बच्ची को पकड़ लिया और उसकी बलि दे दी। उसकी आत्मा को एक मटके में बंद करके जमीन में गाड़ दिया गया था।
अब कई साल ऐसे ही बीत गए और एक दिन सीओजी की दादी ने गलती से जमीन से वो मटका निकाल लिया। अब राक्षस ने जब अपने सामने पहले व्यक्ति को यानी सीओजी की दादी को देखा तो उसने उन्हें पकड़ लिया। वो सीओजी की दादी के साथ रहती थी, फिर सीओजी के घर चली गई और अब वो सीओजी के अंदर ही रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही स्थिति बनी हुई है। वो कहती है जब पूर्णिमा चमकेगी मैं गायब हो जाऊंगी, लेकिन वो रात हर 1000 साल में एक बार आती है। गांगिल सब सुनकर कहता है तुम्हें शांति से वापस भेजने का एक और तरीका है। राक्षस जवाब देता है हाँ, वही मटका जिसमें मेरी आत्मा थी, अब मुझे उसे ढूंढना होगा। गांगिल सोच रहा है कि क्या किया जाए। अगली रात राक्षस घर से बाहर नहीं जाता। गांगिल तब अपने चाचा से पूछता है कि सीओजी की दादी का घर कहाँ है। चाचा उसे यहाँ से बहुत दूर एक जगह बताते हैं। गांगिल किसी तरह वहां पहुंचने में सफल होता है। वहां के घर बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। पूरा इलाका जंगल बन गया है। वो जमीन खोदना शुरू करता है, वहां कई दिन बिताता है। एक दिन उसकी कड़ी मेहनत आखिरकार रंग लाती है और उसे वो मटका मिल जाता है। वो इसे लेकर सियोल वापस आ जाता है। राक्षस फिर से चाचा के साथ है और अपना पसंदीदा केक खरीदने आया है, लेकिन आज वो पड़ोस की लड़की को परेशान नहीं करता। वो चुपचाप दूसरा स्वाद खरीदकर वहां से चला जाता है और हर कोई हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है। वो बहुत परेशान करने वाली लड़की थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है। तभी गांगिल आकर मटका दिखाता है। राक्षस रोने लगता है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया। गांगिल कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह भटकते हुए नहीं देख सकता, तुम एक अच्छी लड़की हो। वो मटका खोलता है और कहता है अपना नाम बताओ। राक्षस रोते हुए कहता है मुनियोंग। गांगिल 3 बार उसका नाम पुकारता है और उसे चले जाने के लिए कहता है। वो गांगिल को गले लगाती है और कहती है धन्यवाद, और एक रोशनी में बदल जाती है। वो मटके के अंदर चली जाती है। उस दिन से सीओजी स्वस्थ हो गई है। चाचा और आरा बहुत खुश हैं और गांगिल को धन्यवाद देते हैं। फिल्म के अंत में हमें दिखाया गया है कि सीओजी अब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए फ्रांस जा रही है। तीनों उसे खुशी खुशी विदा करते हैं। आरा ने एक नई दुकान भी खोली है। चाचा आखिरकार जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं, इसलिए वे दुनिया की सैर के लिए निकल पड़े हैं। गांगिल को शिपिंग कंटेनर ऑपरेटर के रूप में नौकरी मिल जाती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन सीओजी उसे फोन करती है और कहती है तुम कहाँ हो, मैं कोरिया में हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, इसलिए जल्दी मुझसे मिलने आओ। आखिरी दृश्य में हम मुनियोंग का वो मटका देखते हैं जिसे इन लोगों ने बहुत खूबसूरती से सजाया है, और यही फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।